आओ और सब कह डालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और इसे मामूली न जानो। दी बिग बेन, लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बरतानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं और साई को मैनचेस्टर यूनी के स्टूडेंट्स का लैंडमार्क माना जाता है। बिना किसी शक व शुबा के से इट ऑल यानी साई। पीले रंग के बोर्ड पर नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई की लिखाई में लिखे हैं। यूनी में शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जो इस बोर्ड के मालिक को नहीं जानता होगा। साई सियाह फाम, नस्लन अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी है। उसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघराले बाल, पतला सा, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही लंबा दिखता है। आंखें गोल गोल और नुमाया और उन पर पतले फ्रेम का नजर का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पर फंसाए, कमर पर पीछे लटकाए, वो मैनचेस्टर यूनी का जमीनी फरिश्ता है। यूनी का दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामू, खाला भाई बहन और दोस्त, वो सब है, वो साई है। यूनिवर्सिटी में उसके बैठने की एक ही मखसूस जगह थी, अली लर्निंग कॉमन के बाग के दरख्त तले। वैसे उसे कहीं भी रोक कर बिठाया जा सकता था। वो इतराज नहीं किया करता था क्योंकि वो तो फरिश्ता था और उस तक रसाई बहुत आसान थी। जब वो फारिग होता, दरख्त तले आकर बैठ जाता और बैग में से बोर्ड निकाल कर रख लेता। मतलब, मैं फारिग हूँ, हमातन गोश हूँ, आओ मैं सब सुनूंगा और तुम सब कह डालो अपने दर्द, अपनी तकलीफें, वो सब फजूल की बातें जो कोई और नहीं सुनता। तुम्हारे रोने के किस्से, तुम्हारे ना हंसने की वजूहात, तुम्हारी खाली जेब की बदकिस्मतियाँ, तुम्हारे कमरों से खाने की अशिया का गायब हो जाना, शैम्पूज, परफ्यूम्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों का गुमशुदा रहना, असाइनमेंट्स का मुकम्मल ना होना, पढ़ाई एक बोझ लगना, पुरानी किताबों का ना बिकना, नई किताबों के पैसों का बार और कैफे में उड़ जाना, लेक्चर से ज़्यादा ध्यान पार्टी में लगे रहना, घर की याद सताना। मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं तो सब सुनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। एडी यानी कि साई यूनी का 4 साल पुराना स्टूडेंट है। उसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ बातें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि जब वो नया यूनी आया था तो कुछ मामलात को लेकर इतना परेशान रहा करता था कि फलां दरख्त के साए में बैठकर रोने लगता था। उसने 1-2 स्टूडेंट्स को अपनी बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ के पास वक्त नहीं था और कुछ का कहना था कि वो बेकार बातों को लेकर परेशान है। अब अगर किसी प्रोफेसर ने उसके आगे की रो में बैठे लड़के को मुस्कुरा कर देख लिया और बादशाह साई को जरा सी तिरछी नजरों से देख लिया तो इसमें रोने की बात क्या है। प्रोफेसर को तो खुद भी मालूम नहीं होता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। और अगर कॉरिडोर में चलते शरारती लड़कियां यकदम से उसके सामने आकर दायरा बनाकर उसे चुटकियां भर कर उसका चश्मा उतार कर भाग भी गईं तो उसे तो एंजॉय करना चाहिए कि ऐसी तितली लड़कियां सिर्फ उसके साथ शरारत करती हैं। मजीद यूनी में चलते फिरते कोई उसे पेन की बारीक नीब चुबो देता है और मतवातिर ऐसा कर रहा है तो ये तो ऐसी कोई खास बात नहीं। वो भी एक पेन खरीद ले, बारीक निब का, बल्कि पेन ही क्यों, एक छोटा सा खंजर, वरना वो अपने फल काटने वाली छुरी ही बैग में रख कर ले आए। इसमें मसला क्या था आखिर? 6 महीने बाद साई ने महसूस किया कि बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत मामूली और गैर अहम होती हैं, जबकि वही बातें किसी एक के लिए बहुत अहम और गैर मामूली हो जाती हैं। उसने एक बोर्ड बनाया और उस पर से इट ऑल लिखा और उसे लेकर यूनी में गश्त करता रहा। जब कोई उससे इसका मतलब पूछता तो वो बता देता। पहले पहल उसके से इट ऑल की ज़रूरत किसी को महसूस ना हुई, बल्कि ये एक मुज़ाहिका खेल ख्याल लगा। जाहिर है हम अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, वरना खौफ से किसी से भी नहीं करते। वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर देने से ही वो BBC न्यूज़ सर्विस की तरह सारे में नशर हो जाती हैं, तो एक अनजाने इंसान के साथ शेयर करने का रिस्क कोई क्यों कर लेगा, बल्कि नतीजे के तौर पर उनका क्या हाल होगा। ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ
और तारीखी अजीम स्टूडेंट्स स्कैंडल्स के ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज यानी अंजाम, यही सब ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़के लड़कियां उसके पास आने लगे, खासकर वो जिनकी नई नई किसी दोस्त से लड़ाई हुई होती या प्रोफेसर ने दबे दबे लफ्जों में क्लास में उनकी बेइज्जती करती होती। कुछ सिर्फ उसे लतीफ़े सुनाने के लिए आते, वो लतीफ़े जो बादशाह उन्होंने क्लास में क्रैक करने होते कि क्लास हंसेगी भी या नहीं। कुछ ग्रुप की सूरत आते, साई देखो हम में से कौन सबसे ज्यादा क्यूट लगता है। साई उंगली उठाता और एक एक की तरफ इशारा कर देता, यानी तुम पांचों क्यूट हो। ज्यादातर उसके पास लड़कियां आती। अब ये साई का असूल था कि बरतानिया, अमेरिका, बल्कि पूरे यूरोप की फौज भी उसके गिर्द घेरा डाल कर खड़ी हो जाती तो वो किसी का बताया एक लफ्ज मुंह से न निकालता। उसे रॉकेट से बांध कर उड़ा दिया तोप के गोले से। अगर कोई उसे कुछ बता गया है, दिल का हाल सुना गया है तो बस अब वो साई के सीने में दफन हो चुका है। स्विस बैंक के सभी पैसे निकाल कर भी उसके आगे ढेर कर दिए जाएं तो भी उसका मुंह नहीं खुलेगा। यूनी के बहुत से स्टूडेंट्स उसे राजों को एटम बम कहते। एक सिर्फ उसकी जुबान खुल जाती तो वो बर्बाद हो जाती। अब कोई लाइब्रेरी की किताबें चुरा बैठा है, जैसे लाइब्रेरी से किसी ने किताबें इशू करवाई और बाग में बैठे या कैंटीन में कॉफी चाय पीते वो जरा सी देर को अपनी किताबों से गाफिल हो गया तो ये किताब चोर भाई साहब या बहन जी उस गाफिल स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए फौरन लेकर गायब हो जाते कि आइंदा ऐसी गफलत न बरतना, तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए मैं ये किताबें साथ लिए जाता हूँ। अब जब ऐसा सकराती सबक सिखाने वाले का ज़मीर उसे सोने नहीं देता या उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो साई के पास आता है और कहता है, मैंने किताबें चुरा ली, मुझे पैसों की ज़रूरत थी साई। पिछले 2 हफ्तों से मैं प्रिंट वर्क नहीं गया, कोई फिल्म नहीं देखी। क्रिस्टियन की पार्टी में वही पुरानी शर्ट पहन कर जाता गया। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी नहीं लिया, गिफ्ट मैंने उसे देना भी नहीं था, वो कौन सा देती है। गिफ्ट ना भी देना हो, पैसे तो चाहिए होते हैं ना साई। जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो पूरी 1 लाख किताबें लाइब्रेरी को चंदे में दूंगा। चलो 2 लाख, मेरा ख्याल है 4 लाख ठीक है। यूनी की लाइब्रेरी भी तो इतनी बड़ी है। अगला आता, मैं कल रात नशे में था, मैंने टैक्सी ड्राइवर को घूंसा मारा। वो बेचारा कोई गरीब अफ्रीकी था। वो मुझे मेरे कमरे के बेड तक लिटा कर गया और दरवाज़ा ठीक से बंद कर गया। उसने मेरी जेबें भी नहीं टटोली। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो जल्द ही मुझे मिल जाएगा। मैं उसे माफ़ कर दूंगा, नहीं यानी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मुझे कल रात नींद नहीं आई, दुआ करना आज आ जाए। मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ, बेड पर अफ्रीकी ड्राइवर सोता है। हाँ, आजकल उसका भूत हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है। वो मुझे कुछ कहता नहीं है, फिर भी मुझे उससे बहुत डर लगता है। कोई और आता, लीजा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे अब उसकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती। मैं क्या करूँ साई, लीजा भी अच्छी है और वी भी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ, हम सब अच्छे हैं, फिर मैं क्या करूँ साई। तो अब यही साई अगर जाकर लीजा को बता दे कि प्यारी दोस्त और नन्ही भोली भाली लड़की तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी दोस्त वी को हॉलिडे इन में दोबारा डिनर के लिए ले जा चुका है, हाँ उन्हीं पैसों से जो उसने गले में सोजिश के इलाज का बहाना बनाकर तुमसे लिए थे, तो लीजा को इतनी सी बात बता देने पर क्या छोटा सा कतरीना तूफान लॉ डिपार्टमेंट की दीवारों से नहीं टकराएगा। फिर साई लाइब्रेरी स्टाफ के पास जाता और कहता, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की किताबें चुराने वालों में से एक ये रेन भी है, इसे पकड़ो और जुर्माना करो, बल्कि यूनी से ही बाहर कर दो। और ये ब्रेड डैनियल, ये हर रात नशे में धुत होकर किसी न किसी को माराता है। एक रात वो दीवार पर बने कार्टून को देर तक मारता रहा। अगर रेस्टोरेंट की दीवार टूट जाती तो रेस्टोरेंट इंतजामिया यूनी पर हट जाने का दावा कर देती, पैसों के लिए नहीं, शोहरत के लिए। तो बराए मेहरबानी इस मोहम्मद अली को संभालें। यानी एक साई की वजह से आधी यूनी
जुर्माना भरती या यूं ही खाली कराती, लेकिन वो साई था, सुनता था, बताता नहीं था। हाँ, तो ज्यादातर उसके पास लड़कियां आती। जो लड़की साई के पास बैठी नजर आ जाती और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत तशवीश होती या उसके दोस्तों को, और अगर वो साथ साथ टिश्यू से आंखें भी रगड़ रही होती तो बस फिर खैर ना होती और साई बड़ी शफकत से उस नन्ही मुन्नी चिड़िया के आंसू टिश्यू से साफ कर रहा होता। साई, मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया, 2 घंटे लगाकर मेकअप किया, तैयार हुई, बालों को कर्ल भी किया और उसने कहा, काश थोड़े से ही सही पर तुम्हारे दांत साफ होते। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मामा तुम्हारे दांतों पर लगता कीड़ा क्यों नहीं देख सकी। इतनी गाफिल मामा है तुम्हारी। साई, उसे सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे थे, गुलाबी मेकअप से सजी मेरी आंखें नहीं। और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, बोल भी कम रही थी, फिर भी उसकी मामा मेरे दांतों को ही घूर रही थी। फिर कहने लगी, तुम्हें दांतों का कैंसर तो नहीं? बैठे बिठाए उन्होंने मुझे मेरे दांतों का कैंसर करवा दिया। फिर उसका भाई आया, जिसके आते ही घर बदबू से भर गया। वो मुझे देखता रहा और उसने मुझे क्या कहा, मेरा एक दोस्त है डेंटिस्ट, उसने दांतों के पेचीदा तरीन केस निपटाए हैं, वो तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ कर देगा। अगरचे मैं उसे नाकाम होते देख रहा हूँ, फिर भी वो मुंह खोलकर हंसने लगा और बदबू से मेरा दम घुटने लगा। पहले वो अपनी बदबू का इलाज क्यों नहीं करवा लेता? साई, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा कि आप उसके सामने इसलिए कम बोलें कि वो फिर से आपके दांतों को लेकर बैठ जाएगा। वो हर मुलाकात में मेरे दांतों का जिक्र करता है, क्यों करता है वो ऐसा? मैं उसे छोड़ रही हूँ साई, मैं बहुत रोऊंगी, पर ये रोज रोज के रोने से अच्छा है। सूसू करने, आंसू बहाने और साफ करने का वक्फा। जब मैं केमिस्ट्री का नोबेल इनाम ले रही होंगी तो अपने बदबूदार भाई के साथ बैठे मुझे टीवी पर बराह रास्त देखते उसे जरूर दुख होगा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी जिंदगी में मार्क ज़करबर्ग आ चुका होगा और मैं अपना नोबेल इनाम उसी के नाम करूंगी। हाँ ठीक है, मैं यही करूंगी। यूनी में तो ये सब चलता ही रहता था। सुना था एंसलम हॉल जहाँ वो रहता था, अक्सर रात के उसे उठाया जाता और कमरे में कहीं रखा उसका से इट ऑल बोर्ड ढूंढ ढांड कर उसके पास रखा जाता और फिर उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती। वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर या जमीन पर स्टूडेंट के साथ ही बैठ जाता और रो रो कर सुनाया जाने वाला हाल सुनता। मुझे घर जाना है साई, मेरी माँ क्या खाने बनाती है, यहाँ के खानों में बिल्कुल मज़ा नहीं है, मेरी ताई के हाथों में तो बिल्कुल जायका नहीं है। हफ्ते में एक बार उनके घर जाता हूँ, सारे हफ्ते का बचा हुआ खाना मुझे खिला देती हैं। पापा कहते हैं तुझे जहर ही क्यों ना खिला दें, हफ्ता इतवार तो उन्हीं के घर रहेगा। पापा जी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। जलंधर के रिहायशी प्रताप सिंह को रोना बड़ा अच्छा आता था, बेचारा साई भी रोने लगता था। जूनी में सब इतने अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, एक मैं ही क्यों गरीब हूँ साई। मेरे पास सिर्फ एक अरमानी की जीन्स है, मैं कब तक उसे ही पहनूं। मेरा आईफोन पुराना हो चुका है, 6 महीने से मैंने वही पुराना हेयर स्टाइल अपना रखा है कि मुझे लगने लगा है कि मैं 17वीं सदी का कोई जोकर हूँ जिसे देखकर बच्चे भी नहीं हंसते। आर्ट स्कूल का चार्ली, मैं पास्ता बना कर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खा सकता हूँ कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है कि मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ओक हाउस में जिन का साया है। वो पूजा बता रही थी कि कमरे में एक लड़का ठंड से मर गया था और वो भूखा भी था। साई, मैं कैसे पता करूं कि वो किस कमरे में भूख से मरा या ठंड से? क्या मेरे कमरे में कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है? मैं इंतजामिया के पास गया तो उसने बड़े ठंडे लेकिन जले हुए अंदाज में कहा, वो तो शायद ठंड और भूख से ना मरा हो, लेकिन तुम यकीनन खौफ से मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हारा कमरा नोट कर लेता हूँ। वजह पंडित, कमरा नंबर 302, ओक हाउस। बेजक खौफ और खदशात के बाइस कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कमरा लिया जाए।
सन 2014। शुक्रिया। मैंने अपनी वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे और जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार पहनकर वहाँ रख चुका है। और साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज अपने जूते क्यों चेक न किए। मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर। लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भूल ही जाते हैं ना, हम सभी। तो मैनचेस्टर यूनी में जो 12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे, या सिर्फ एक को, साई की जरूरत कभी न कभी सबको पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए होता है। प्रोफेसर तक उसके पास पाए जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोलें, वो सिर्फ सुने। ज्यादातर यही करते। आप बोलें, साथ वो भी बोले, आपकी इजाजत हो तो। आप बोलें तो फिर वो सवालात करे। आप बोल चुके हो तो वो आपको अच्छी या जैसी कैसी राय दे, आपकी इजाजत हो तो। अमरहा साई के पास 2-4 बार आ चुकी थी। एक बार जब उसे जॉब नहीं मिल रही थी और एक बार जब आलिया नहीं मिल रहा था। अब काल वाले वाक़े के बाद वो फिर से उसके पास रोने के लिए आई थी। लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़का रामा उसके पास पहले से ही बैठा हुआ था। वो जाने लगी तो रामा ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वो हाथों को गोद में रखे सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मैनचेस्टर यूनी में उसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं, लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर वो चली जाएगी फ्रांस। उसने कहा कि मैं फ्रांस आ सकता हूँ उससे मिलने। हाँ, मैं चला जाऊँगा उससे मिलने। 1 साल बाद जाऊँगा, फिर शायद 5-6 सालों बाद जाऊँ, फिर शायद 8-10 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और जाहिर है फिर मैं मर जाऊँगा। जाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। शायद वो भी कभी आए उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने। मैं उसे अपना गांव दिखाऊंगा। लेकिन साई, ये सब सोचते मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ। और साई, वो अभी गई नहीं और मैं अभी से उसे बुरी तरह से याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है। उसे देखकर मुझे रोना आता है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा। मैं भी चला जाऊंगा। मैनचेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम खो जाएंगे ना साई। अमरहा गोद में हाथ रखे, आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के रामा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि उस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। उसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाजत दी गई। रोक लेना इतना आसान नहीं। वो फ्रेंच है। खानदान के नाम पर उसके पास एक माँ और एक सौतेली बहन है। उसकी माँ बैले डांसर रह चुकी है। मेरा खानदान, मैं, कोई तरकीब निकालो लेकिन रोक लो उसे। वो गई तो तुम भी अपनी असली हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने जिंदा रहने के लिए कुछ करो। अमरा एक टुक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की वो बात कर रहा था, काफी महीनों से गाहे बकाहे शलवार कमीज, साड़ी, चोली में मजबूत नजर आ रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी भी लगा लेती। मुन्ने से बालों को चोटी की सूरत गूंदने की कोशिश करती। जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा है, ऐसे हजारों किस्से मैनचेस्टर की धरती से शुरू होकर खत्म भी हो जाते थे और सिर्फ खुशकिस्मत ही होते थे जो आहें और यादें नहीं एक दूसरे का साथ लेकर निकलते थे। मुख्तलिफ मुल्कों, समाजों, रवायतों के हामिल स्टूडेंट्स का एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ना, दोस्त बनना, मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और रवायात के नाम पर अलग हो जाना और फिर बुढ़ापे में आहें भरना, ये सब कड़वी ही सही लेकिन हकीकत थी। रामा के बारे में सोचते उसने अपनी नींद गंवा ली। वो अपनी बात बताए बगैर ही पलट आई थी। किताबों वाले वाक़ये को बमुश्किल चंद दिन ही गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपने क्लास के लिए जा रही थी कि उसके करीब से गुजरती एक लड़की ने उससे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया है?
वही अजीम आदत, तारीफ पर फूल जाना। तो वो भी झट भूल सी गई और भूल ही गई अपने स्टोर से जहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं पहन कर देख लूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर इसे लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने झट जूता उतार कर उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने के बजाय उसे झट उठाया और ये जा वो जा। हे, अमरा हैरत ज़दा सी उसे आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन वो रुकी न पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई और उसके पास आ रहा था। कौन? बूझिए कौन? कार्ल। और कौन? उसके हाथ में उसका गुलाबी जूता था। ये आज के दिन के लिए मेरे पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहरा कर वो चला गया। हाँ, वो हिंट तो देकर गया था कि वो आएगा, भले से वो तफसीलात दे देता होना यही था। उफ, उसने आसपास देखा। बामुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी कोई। ये कार्ल उसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो अंदर जा सकती थी ना बाहर। उसने वीरा को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। वो क्लास में जा चुकी होगी। एनॉन का भी बंद था। सर्दी के दिन थे, जमीन पर पैर रखने के लिए जुर्रत चाहिए थी और फिर यूं लंगड़ा कर चलना। नाचार वो उठी और दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जुराबों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या जी, कार्ल वो उसके पीछे पीछे उसकी तस्वीरें ले रहा था। बस आकर ही नहीं दे रही थी। वो स्टॉप पर सिर्फ जुराबों के साथ नंगे पैर बर्फ पर खड़ी थी, दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। उसने घूर कर कुछ दूर मौजूद कार्ल को देखा। उसके जी में आए कि हाँ, बस अब उसे कातला बन जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं बनेगी तो आखिर कब बनेगी? कार्ल का खून उस पर जायज था। उसे सारी जिंदगी इतनी कोफ्त और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के ऐसे खड़े रहने से हो रही थी। तेजी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट्स भी गर्दनें मोड़कर उसे देखना नहीं भूल रहे थे और हंस भी तो रहे थे। घर आई, जूता तब्दील किया। क्यों आ गई इतनी जल्दी? निशितगाह में टीवी देखते लेडी महर ने पूछा। मेरा जूता। गुस्से की शिद्दत से वो इतना ही कह सकी। क्या हुआ जूते को? टूट गया? एक मनहूस इंसान है यूनी में, वो ले क्या? वो चील कौवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डाइन। डाइन तो फीमेल नहीं होती अमरहा, वो मेल डाइन है। वो उन्हें बताना चाहती थी यही है वो जो उसके और आर्यान के दरमियान ऐसी दूरी का बाइस बना है। ये बात वो अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी। अपने किए का इल्जाम वीरा और कार्ल पर डाल दिया करती थी, जबकि वीरा और कार्ल से ज्यादा वो खुद कसूरवार थी। जब वो यूनी आई तो उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी की क्लासेस लेकर वो वापस जा रही थी कि बंदर की तरह कलाबाजियां लगाता वो उसके सामने आया। ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया, जिसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और उसकी झालर सी बन गई थी। अब इस जूते को किसी रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि उसकी इब्तदाई शक्ल आखिर क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा जूता था, लेकिन ज्यादा कीमती नहीं था। तुम मार्केट से नया ले लेना। वो तेजी से उससे आगे चलने लगी, वरना आज उसे कातला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थे? अमरहा दी मेंढकी। टर टर टर, मैं कब से हूँ इस यूनी में, तुम तब से क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए वो सब साल। बहुत ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन अब तो तुम यहाँ ही हो ना। मुझे वक्त को जमा और ज़र्ब देना आता है। और देखो, तुम्हारी जितनी भी दोस्तें हैं और बहनें, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बहुत बड़े बड़े खानदान होते हैं, यानी तुम्हारी 6, 7, 8, 10 बहनें हैं। हाँ, जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, उन्हें भी मैनचेस्टर बुला लो। इसी यूनी में मैं कुछ भी करके फंड्स इकट्ठे कर दूंगा ताकि उन्हें आने में आसानी रहे।
لیکن برائے مہربانی تم اپنے جیسی ایک کاربن کاپی کو یہاں لے آؤ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے مزے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے دونوں میں کتاب بدل دوستی ہو۔ جی، پنجاب کی دوپٹہ بدل دوستی کو میں نے مانچسٹر میں کتاب بدل دوستی کا نام دے دیا ہے، ٹھیک کیا نا؟ امرا رکی اور شرارے اگلتی آنکھوں سے کارل کو دیکھا۔ کارل بھی رک گیا اور بہت مزے سے امرا کو دیکھنے لگا، پھر اپنی ناک پر انگلی رکھ لی۔ تم ایکس مین سیریز میں کام کرتی رہی ہو کیا؟ یہ دیکھو میری کھال جل کر پھٹ رہی ہے۔ امرا نے کانوں میں ایئر فون لگایا اور میوزک تیز کر دیا۔ کارل کا کہکا اس کی پشت پر دیر تک فضا میں منتشر رہا۔ گھر واپسی پر بس میں بیٹھ کر اس نے ایسے دانت پر دانت جمائے جیسے ان دانتوں تلے کارل کی گردن ہو۔ تو کیا سوچ رہی تھی وہ؟ کاش میں بھی کارل جیسی ہوتی یا ویرا جیسی، پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی، دو بدو جنگ ہوتی۔ اللہ جی، میرے بھی ذہن میں کوئی ترکیب ڈال دیں کہ اس کارل فال شال کو ہی سب عطا کیا ہوا ہے۔ کارل آلیان سے متعلق دھمکی دیکھ کر تقریباً غائب ہی ہو گیا تھا۔ شاید وہ آلیان کو ڈھونڈتا رہا تھا، اور جب آلیان واپس آ گیا تھا تو دوبارہ امرا سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ اسے لائبریری میں چھیڑ بیٹھا اور امرا نے پھر سے جیسے اسے خود کو تنگ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ویسے بھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ الٹے کام کیے بنا اسے نیند آیا کرتی تھی، نہ اس سے کھانا کھایا جاتا تھا۔ اس کے انسانی ڈھانچے میں سپر اسپرنگ فکس تھے جو اسے کسی پل چین سے رہنے نہ دیتے۔ یہ اسپرنگ اس قدر کارآمد تھے کہ 10 قدم انسانوں کی طرح چلنے کے بعد وہ 11ویں قدم پر چھلانگ یا چھلانگ نما چال ضرور اپنا لیتا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں سے کھانے کی چیزیں اچک لینا تو اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام تھا، یعنی 2 ہاتھوں سے برگر پکڑے منہ کھولے کھانے والا ایک بڑی سی مزیدار سی بائٹ لینے کے چکروں میں ہے، اور جب وہ کترتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ برگر تو ہاتھ میں رہا ہی نہیں۔ عینی شاہدین برگر شکار کی طرف ہنس کر دیکھتے ہیں اور اشارے سے بتاتے ہیں کارل۔ اب برگر شکار کارل کو بمشکل ڈھونڈتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور شرم دلاتا ہے، تو الٹا کارل اسے انتظامیہ کے پاس جانے کی دھمکی دیتا ہے کہ آخر ایک بزنس اسٹوڈنٹ پر ایسا گھٹیا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ رات کو ویرا آئی اپنی ہنسی دباتی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے موبائل اس کے آگے کیا۔ وہاں اس کی بس اسٹاپ پر ننگے پیروں کھڑی تصویر تھی اور عنوان کچھ ایسے تھا: مانچسٹر میں 100 سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے پر دور جدید کی نیلسن منڈیلا کا ننگے پیروں احتجاج۔ ویرا کارپیٹ پر پیٹ پکڑے افغان بلی کی طرح لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ تھپڑ کھانے کے بعد آج وہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور ایسے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ امرا ویرا کو دیکھ رہی تھی۔ شاید واقعی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے۔ کارل پھر سے پہلے جیسا کارل بن گیا تھا تو آلیان بھی پہلے جیسا ہو ہی جائے گا۔ امرا موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی اور بس بیٹھی ہی رہ گئی۔ کارل نے آدھی یونی کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں اس کی تصویر پر ٹیگ کر دیا تھا۔ امرا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آدھی یونی کے خیالات اس نادر و نایاب تصویر کے نیچے پڑھتی۔ اپنی ایسی مضحکہ خیز تصویر دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا اور ویرا کو دیکھ کر ہنسی بھی۔ ویرا پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور غبارے چھوڑ اور پھوڑ رہی تھی۔ چینی بریڈ کے بعد سے امرا مسکرا نہیں سکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ تاعمر نہیں ہنس سکے گی، لیکن ویرا کی ہنسی جیسے اسے اشارہ دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن آخر سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ تم جانتی ہو مانچسٹر نے تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ اپنی ہنسی کی چکر ریل کو بامشکل روک کر ویرا بول پائی، کارل، تمہیں کار سے نوازا گیا ہے، خوش قسمت ہو تم۔ کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے امرا کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اب اسے یہ ہوا نرم لگی، سرگوشیاں کرتی
اس کے دل کو تھوڑا قرار سا آیا، سکون کی ایک لہر اٹھی۔ مانچسٹر یونی میں تعلیمی دورانیے سے متعلق جو ڈائریز ہم لکھ رہے ہیں نا امرہ، وہ سب ایک طرف ہوں گی، لیکن جو یادیں تمہاری اسٹوڈنٹ ڈائری میں رقم ہوں گی نا، وہ نوبل پرائز وننگ ہوں گی۔ تم اپنے پوتے پوتیوں کا ہنسا ہنسا کر مار ڈالو گی۔ ہر طرح کی یادوں سے تم مالا مال ہو چکی ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو نا تم، مغناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہو کہ آؤ، مجھے ستاؤ، رلاؤ۔ ہنستے ہنستے ویرا کو پھندہ لگ گیا تو امرہ نے جھک کر اس کی کمر میں زوردار گھونسا مارا۔ ویرا منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ کیوں مارا، وہ بھی اتنی زور سے۔ کچھ تمہاری ڈائری میں بھی لکھا جانا چاہیے تھا، میں تمہارے پوتے پوتیوں کو بور ہوتے نہیں دیکھ سکتی، امرہ نے معصومیت سے کہا۔ ویرا نے اس کے بال مٹھیوں میں بھر لیے اور اس کے سر کو جھٹکے دینے لگی۔ یہی کام امرہ نے کیا۔ دونوں کارپیٹ پر لوٹ پوٹ گتم گتا ہوئی۔ میرے پوتے پوتیاں بور نہیں ہوں گے، میں انہیں تمہارے قصے سنا سنا ہنسا ہنسا کا خوش گفتار گرینڈ مدر ہونے کا خطاب حاصل کر لوں گی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ چپکے رہا کریں گے۔ گرینڈ ماں پلیز اس امرہ دی لوسٹ ڈک کی باتیں سنائے نا، جو لاہور والوں کو چھوڑ کر مانچسٹر والوں کو ستانے آئی تھی۔ میں بھی تمہارے قصے سنایا کروں گی، جنجر بال، فکر نہ کرو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔